आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा, 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। अब पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। देखिए, दिमाग आपके 2 हिस्सा, एक आपको सही बताता है, एक गड़बड़ बताता है। लेकिन गड़बड़ वाला हावी हो जाता है, आप उसको हावी मत होने दीजिए, 7 सेकंड के अंदर हावी हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको कहेगा अरे थोड़ा पढ़ते हैं, ये आपका अच्छा दिमाग, और एक कहेगा थोड़ा सा और घसका के स्क्रॉल करके देख लेते हैं, बस घसका देते हैं आप। समझ गए? आपके पास कितना टाइम है? नहीं तो नहीं। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है। एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए, आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग कहता भाड़ में जो नहीं करेंगे, आपका मन कहता चलो बाहर चाय पीते, नहीं जाएंगे, समझ गए कि नहीं? ये दुश्मन हो गया आपका दिल दिमाग। आपको हम क्या करते हैं, चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। आप समझ गए ना, मतलब अपने इस माइंड को समझना, ये माइंड का गेम है कि अभी नहीं, तब नहीं, तब नहीं, तब। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ना आगे बढ़ती चली जाती हैं। ऑल आई कैन से इज कि अंदर से अगर कुछ आ रहा है ना करने के लिए, एंड इफ यू हैव दैट थिंग जो मेरे को नजर आ रहा है आपके अंदर, तो उसको कर दो, अभी के अभी कर दो, कल पे भी मत डालो। वो काम जो 2 महीने बाद हो सकता है वो अभी भी हो सकता है। करना है ना, तो अंदर से अगर आ रहा है तो नेवर पोस्टपोन है। नहीं तो वो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं ना तो वो गायब हो जाता है। जब तक सोच रहे होते हैं ना तब तक कुछ आइडियाज नहीं आते हैं माइंड में, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग तब चीजें चेंज होने लग जाती हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर अंदर से कुछ आ रहा है तो कभी भी पोस्टपोन मत करो, कल के बारे में सोचो ही मत। देयर इज नो टुमारो एक्चुअली। ये माइंड की ट्रिक्स होती है कि कल आएगा, कल कुछ नहीं आएगा, कल आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। कल हो सकता है जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हो वहां से रिलेटेड और कुछ हो जाए, कल यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। आज का भी असर शायद कुछ हो जाए, शायद एक्शन लेने से कुछ हो ही जाए। अगर कामयाब होना है ना, तो कामयाबी की पहली डिमांड है कि आपको संगत और एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चाय आपको 25 रुपए की पिलाता है। जब आप 4 स्टार में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की हो जाती है। किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 400 रुपए की हो जाती है। मुझे बताइए, चाय वही है कि अलग अलग है? चाय पीने की जगह बदल गई। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली, उसकी कीमत बढ़ती हुई चली गई। मेरे दोस्त, वैसे ही है इंसान। जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देगा, वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं। लाइफ में आखिरी सांस तक 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। आप ये देखो कि जो मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं 100 रुपए देकर किसी से करवा सकता हूं? तो आप 1000 रुपए का काम ढूंढ लोगे, यार 1000 रुपए वाला काम मैं देखूंगा, 100 रुपए इसको दूंगा, तो मेरे 900 तो फिर भी बच गए। फिर आप ये सोचो कि 900 रुपए मैं इसको देकर कि मैं 10,000 का काम करूं, 900 रुपए इसको देकर ये काम करवा सकता हूं। तो आप काम को करवाते सीखो, काम करो प्लस करवाओ, पर काम वो करो जो आपकी औकात से बढ़ाओ।
एलन मस्क के बारे में एक बात मैं जानता हूँ। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो बदमाश आदमी एक नंबर का, मीडिया में रहेगा ही रहेगा, है ना। वो कहता है कि आप मीडिया में रहें चाहे गलत कारणों से रहें, लेकिन आपको रहना चाहिए, यू नो। लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कहता है कि आप जो भी अगले 10 साल में पाना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, उसका गोल बना लें। अगले 10 साल में जो भी आपको चाहिए, मेक अ लिस्ट। और अब ये सोचें कि उसको 1 साल में कैसे करना है। पहले सोचें कि मुझे 10 साल में क्या बनाना है, उसका एक लिस्ट बनाएं, और दिमाग में सोचें कि मुझे 1 साल में इसको कैसे करना। आप उससे आगे निकल जाएंगे जो उसी काम को 10 साल में कर रहा है। मे बी यू कैन फेल, आप फेल हो सकते हैं उसमें अंदर, लेकिन उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे जो 10 साल में ही वो सब गोल्स को अचीव करने के बाद। कि ईमानदार बनो बट खुद का इस्तेमाल मत होने दो। ईमानदार बनने से आपको कोई नहीं रोक रहा। अगर आपको लोग कहते हैं ईमानदार बनो तो बनो, लेकिन खुद का इस्तेमाल मत होने दो। दूसरी चीज़ कि प्रेम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन खुद के दिल पे ठेस मत पड़ने दो। बहुत प्यार करो, प्रेम करो, सबसे व्यवहार बना कर रखो, लेकिन अपने दिल पर ठेस मत पहुँचने दो। तीसरी बात कि विश्वास करो लेकिन भोले मत बनकर रह जाओ। ट्रस्ट करो, बहुत ट्रस्ट करो, सब पे ट्रस्ट करो, लेकिन इतने भोले मत बन जाओ कि लोग आपको धोखा देते जाएं। और अंतिम और चौथी बात कि दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज़ को दबने मत दो। दूसरों की सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, लेकिन जहां आपकी आवाज़ उठनी चाहिए वहां उठनी चाहिए और वहां उठाओ। क्योंकि जो आपका ये भोलापन है ना, ये आपको पागल भी करार करवा सकता है। भोलापन में और पागल होने में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो क्या होता है, आपका विवेक, जो आपका विजडम होता है, वो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि कब मुझे भोला बनना है और कब चालाक बनना है। चालाक बनने के भी बहुत फायदे होते हैं और भोला बनने के भी बहुत फायदे होते हैं। तो भोला बनिए, लेकिन इतने मत बन जाइए कि लोग आपको ठगने लग जाएं और लोग आपको पागल समझने लग जाएं। कि कोई एक बार गलती करे तो उसको तुरंत टोक दिया करो, नजरअंदाज मत किया करो। लोग अगर आपको कोई एक ऐसी बात कहते हैं जो कि आपको चुभ जाती है, आपको बुरी लगती है, तो उनको बोल दो कि देखो मुझे बात पसंद नहीं आई है और ऐसी बात आइंदा से मेरे सामने मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो चला जाएगा, दोस्ती तोड़ देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को रख के आप करोगे भी क्या। तो पहली बार ही अगर आपको किसी की गलती समझ में आती है तो उसे टोक दो। दूसरी चीज़ कि उससे बात मत करो जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। उससे बात करो जिसको बात करने में खुशी मिलती है आपसे। तो जिसको खुशी मिलती है उससे बात करो, आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा। उससे बात क्यों करनी जो कि खुद के ही एटीट्यूड में है, खुद को ही बड़ा समझ के बैठा है। ठीक है, तुम बड़े हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखो। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिना मांगे सलाह मत दो। किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। जिसको चाहिए होगी वो मांग लेगा। बेवजह बोलोगे, बेवजह सलाह दोगे तो लोग आपको पागल ही समझेंगे और आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू तो नहीं ही करेंगे। तभी बोलो जब ज़रूरत हो। फालतू बोलोगे तो आपकी वैल्यू में वजन नहीं रह जाएगा, आपकी बातों में वजन नहीं रह जाएगा। तो वैल्यू बनाने से बनती है, ऐसे चिल्लाने से नहीं। सो जो लोग खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, जिंदगी से हमेशा जिनको शिकायत रहती है, ऐसे लोगों के साथ कम से कम टाइम बिताओ। और जो लोग खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना ज्यादा टाइम बिताओ। क्योंकि हमारी सोच ऐसे 5 लोगों की सोच की एवरेज है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो घने बादल हटाओ और रोशनी लाओ। यार रोशनी तो चुप। सेकंड टिप, डोंट बी अ घंटा। खुद को ना घंटा मत बनाओ कि कोई भी आता जाता बजा जाए। हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को घंटा बनने से बचा सकते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमारे आसपास के कुछ लोग हमारे ऊपर नेगेटिविटी फेंकते रहते हैं, हमें बुरा बोल के या अपने पॉइंट को हमारे ऊपर फोर्स करते हैं और हम खुद को बहस का हिस्सा बना देते हैं। और ये आपको भी पता है कि बहस का रिजल्ट तो कभी नहीं निकलता, पर खुद को उनकी नेगेटिविटी के जाल में हम जरूर डाल लेते हैं। हम भी आगे से गुस्से में आ जाते हैं, बराबर जवाब देते हैं, अपना खून जलाना शुरू कर देते हैं, खुद को तंग करते हैं, मतलब उनकी वजह से अपने अंदर की नेगेटिविटी बढ़ा लेते हैं। एक बात बताओ, ये सब करके बहस में जाके आपने खुद को नेगेटिव बनाया या पॉजिटिव बनाया? एक्चुअली मैं खुद को घंटा बनाया। राइट यार, एक अच्छा राजा भी ना बेकार की जंग में अपने सिपाहियों को शहीद नहीं करता। तो आप क्यों बेकार की जंगों में अपने इंपॉर्टेंट टाइम को, प्रेशियस इमोशंस को, इतनी कीमती एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ लगा रहे हो? क्योंकि दूसरे नेगेटिव हैं और खुद को भी नेगेटिव बना रहे हो। मतलब वो घंटा बजा रहे हो और आप अपने आप को घंटा बना रहे हो। अबे कितना पागल कमीना इंसान है तू। नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड टिप, चश्मा उतारो। एक बार ना मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे से कोई लगातार हॉर्न दिए जा रहा था, मुंह से गाली निकली कि कैसे कैसे लोग हैं। बट जब उस गाड़ी ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया तो मैंने देखा कि साथ बैठे बंदे के बाजू में से खून निकल रहा था और वो इसलिए जल्दी मचा रहे थे क्योंकि वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तो मेरा भी नेगेटिविटी का चश्मा उतर गया।
दोस्तों बहुत बार ऐसी कई चीजें हमें पता भी नहीं चलती और हम लोगों को नेगेटिव समझ लेते हैं। इस पॉइंट में मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यही है कि कई बार जिस नेगेटिव इंसान से हमें बचना है हो सकता है वो हमारे अंदर हो, जिस नेगेटिविटी से हमें बचना है हो सकता है वो हमारी आंखों पे हो, हमारे नजरिए में हो। हर किसी के हालात, पास्ट, दर्द, सिचुएशंस, रीजंस हमें नहीं पता, तो कभी कभी नेगेटिविटी का चश्मा उतार के अगर हम लोगों की तरफ अपना नजरिया बदल के देखें तो हो सकता है हम उनको बेटर तरीके से समझ पाएं, उनकी चीजों को, उनके एक्शंस को और अच्छे से समझ पाएं। सो अगर नेगेटिविटी से बचना चाहते हो ना तो अपने अंदर के नेगेटिव भूत को भी संवारना होगा, अपने नजरिए को सुधारना होगा, नेगेटिविटी वाला चश्मा उतारना होगा। फोर्थ टिप, सेव योर एटीट्यूड। हम जहर को खाने के सामान से दूर रखते हैं, उसको खाते नहीं है क्योंकि हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तो क्या आपको अपना एटीट्यूड प्यारा नहीं है जो आपकी जिंदगी को प्यारा बनाता है? सो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का जहर घोलती हैं। उनको अपनी लाइफ से दूर करना होगा, उनको अपनी लाइफ से हटाना होगा। अगर कोई सैड सॉन्ग्स या सैड नॉवेल्स आपको डिप्रेस करते हैं तो उनको लाइफ से बाहर निकालो। ऐसे चैनल्स, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे लोगों को अनफॉलो करो जो आपके थॉट्स को पॉल्यूट करते हैं। नहीं 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 नहीं, नो नो प्लीज नहीं। सुनना ही है तो अच्छा सुनो, देखना ही है तो अच्छा देखो। जब लाइफ से नेगेटिविटी का जहर हटा पाओगे तभी पॉजिटिविटी का कहर मचा पाओगे। फिफ्थ टिप, गेट स्ट्रॉन्गर डेली। एक समुद्री जहाज पानी के बीच में रहता है लेकिन अपनी मजबूती की वजह से पानी को अपने अंदर नहीं आने देता। वो पानी से बचा रहता है, पानी के बीच में रहकर पानी में चलता रहता है। हमारे आसपास भी कितनी भी नेगेटिविटी हो लेकिन अगर हम खुद को मजबूत बना लें, अंदर से स्ट्रांग बना लें तो नेगेटिविटी की समझ गए ना? सो खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को और स्ट्रांग करने के लिए आप पॉजिटिव थॉट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। दिन का कोई एक टाइम फिक्स कर लो। कोई ट्रैवल टाइम हो सकता है या फिर सोने से पहले या उठने के बाद, जब आप अपने आप को मोटिवेशनल डोज दोगे। उस टाइम पे आप कोई बुक्स पढ़ सकते हो या फिर कुछ ऑडियो सुन सकते हो या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। ये रोज रोज की जो डोज है ना, ये आपकी पॉजिटिविटी की शिप को स्ट्रांग करती जाएगी। नेगेटिविटी आपके आसपास भी होगी लेकिन आप उससे इंसुलेटेड रहोगे, मतलब नेगेटिविटी आके आपसे टकरा के चले जाएगी, आपके अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि आपने डेली खुद को स्ट्रांग किया होगा, डेली पॉजिटिविटी की एक्सरसाइज करी होगी। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो एक लिफ्ट की तरह है जो यहाँ हमें ऊपर लेके जा सकता है या फिर नीचे लेके आ सकता है, और हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है। इसलिए नेगेटिविटी से खुद को बचाना है और खुद को और पॉजिटिव बनाना है। वीडियो के 5 पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि कौन कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली रिलेटेड है और आप उसको यूज कर पाओ और अपने आप को पॉजिटिव बना पाओ। फर्स्ट, माइंड योर कंपनी। आपकी सोच ऐसे 5 लोगों की सोच की एवरेज है जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो। सो घने बादलों को हटाना होगा, रोशनी को लाइफ में लाना होगा। सेकंड टिप, डोंट बी अ घंटा। दूसरे बहस कर रहे हैं, दूसरे नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको खुद को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आप घंटा नहीं हो कि कोई भी आपको बजाता रहे। थर्ड, चश्मा उतारो। अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी खत्म करो, लोगों की तरफ, चीजों की तरफ नजरिया बदल के देखो। फोर्थ टिप, सेव योर एटीट्यूड। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव वेबसाइट से, नेगेटिव चैनल से, नेगेटिव लोगों से खुद को बचाओ, अपने एटीट्यूड को बचाओ। फिफ्थ, गेट स्ट्रॉन्गर डेली। रोज रोज खुद को पॉजिटिव डोज दो और अपने अंदर की शिप को स्ट्रॉन्ग करो। पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे सदियों से गलत समझा जा रहा है। पावर कोई पोस्ट, कुर्सी या सिंहासन का होना नहीं है, बल्कि पावर की एक बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिसकी मदद से आप किसी से अपना काम करवा सकते हो, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवाओ या किसी को डरा कर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। एक देश चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। सुरेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने कहा था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ, ना ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि फैक्ट्री के काम का सारा ट्रबल शूट वही करता था। यानी अगर वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती थी। वो हार के अपने मेंटर के पास गया और मेंटर ने उससे कहा कि तुम ये तो जानते हो कि हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन ये नहीं समझते कि वो फल तभी मिलता है जब आपका हार्डवर्क किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो। उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता था। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला, चाहे आपका घर हो, सोसाइटी हो या आपका वर्क प्लेस। अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। नंबर 2, स्टैंड अबाउ द क्राउड। भीड़ में अलग दिखो।
आप भी लेट नाइट्स करते हो, टारगेट्स भी पूरे करते हो, तो क्या वजह है कि आपके कलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं? क्योंकि उसका काम बॉस को दिखा और आपका नहीं दिखा। पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी अच्छा काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को एक्नॉलेज करवाना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखो। हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अपने काम को एक्नॉलेज करवाने के 2 टिप्स मैं आपको देता हूं। पहला, अपने गेस्चर, काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे चेंजेस लाओ कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा कि आपने जो भी काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। अपने किए गए काम का प्रचार करने में कभी भी शर्माओ मत। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर ना करो। अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए अगर उनके इंटेंशंस उस समय के लोगों को पहले से पता होते तो क्या हम सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते? शायद नहीं। जब तक किसी को आपके इंटेंशंस नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए, आपको कार बहुत पसंद आई और आपने उसे लेने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली, आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को यह शो कर दिया कि आप उसे खरीदने के लिए कितने डेस्परेट हो, आपको कितनी ज्यादा वो कार पसंद आई है। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि वो प्राइस बढ़ा दे या आपको कोई अच्छा डिस्काउंट ना दे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है, आपने ये रिवील नहीं किया कि आपको कार कितनी ज्यादा पसंद आई है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में रहेगी और डील क्रैक करने के लिए वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को अपने प्लान के बारे में बस उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो, तो वो अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। लड़ाई हो या मार्केट हो या खेल, ओपोनेंट को सरप्राइज करके जीतना आसान हो जाता है और मजा भी आता है। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ईयर 1825 में जार निकोलस फर्स्ट रूस के नए रूलर बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह भड़क गया और लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ हो गए। उस समय के प्रोमिनेंट लीडर और इंटरनेशनली अक्लाइम पोएट कोंद्रातिव रिलेव को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही उन्हें लटकाया गया, रस्सी टूट गई और कोंद्रातिव रिलेव जमीन पर गिर गए। उन दिनों ऐसे इंसिडेंट्स को ईश्वर की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, रिलेव भीड़ की तरफ भागे और उन्होंने कहा कि देखा हमारा देश कितना पिछड़ा है, रशियंस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बना सकते। जब यह बात जार निकोलस को पता चली तो उन्होंने उसके माफीनामे के आदेश को फाड़ दिया और अगले दिन ठीक उसी समय उसे दोबारा फांसी लगाई गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो देखा आपने कैसे बड़बोलापन किसी की जान तक ले सकता है। उस टाइम अगर रिलेव चुप रह जाता तो उसे माफ कर दिया जाता और वह बाहर निकलकर दोबारा अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता था। आमतौर पर हम सबके साथ ऐसा होता है। भावनाओं में बहकर कभी खुशी में तो कभी गम में हम कई ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे, आपके वर्ड्स की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातों बातों में कुछ सीक्रेट रिवील कर देते हैं या ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो और सोच समझ कर बोलो, ताकि आपकी एक एक बात में वजन हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। नंबर 6, एक्शन से जीतो, आर्गुमेंट से नहीं। जूलियस सीजर 14 ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि वो अपने नेवी में नई शिप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस शिप से जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसे बताई। इंजीनियर को उनकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक लगी और वो उनसे आर्गुमेंट करने लगा। घंटों चले आर्गुमेंट के बाद राजा इतने गुस्से में आ गया कि इंजीनियर को 1 साल की कैद की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता अगर वो सीधे काम पर लग जाता और अपने एक्शंस के जरिए अपनी बात प्रेजेंट करता। आप चाहो तो किसी भी बात पर घंटों आर्गुमेंट कर सकते हो या फिर सीधे अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। आर्गुमेंट में जीत हासिल करके हो सकता है कि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, पर असल में आर्गुमेंट जीतने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा इससे आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होते हैं। तो फैसला आपका है, आर्गुमेंट में पढ़कर सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो। नंबर 6, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ में छुरा अपनों ने ही मारा है। वो इंसान जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब बात किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आए तो दोस्तों से ज्यादा अनजान या आपके पुराने दुश्मन रह चुके लोगों को देने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पर भरोसा करते हो तो आप उसे अपने सीक्रेट्स बता देते हो और उसे आपकी वीकनेस पता चल जाती है। तो ये तो जग जाहिर है कि कंपटीशन, लालच और जलन दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों के साथ डील करने से आपके धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जब हम किसी अनजान या अपने पुराने दुश्मन को काम देते हैं
तो हमारी नजर उसके हर कदम पर रहती है और उसे भी ये बात बखूबी पता होती है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए वो काफी अच्छा काम करते हैं। कई लोग शायद इस बात से सहमत ना हो और कहें कि क्या इंसान किसी पर भरोसा ना करे, लेकिन जो सच है वो सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आपको क्या लगता है, अगर बीच मीटिंग में आपने अपने बॉस के ब्लूप्रिंट पर एक जेन्युइन डाउट निकालकर अपनी काबिलियत साबित की, तो आपका बॉस आपको अगली प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेगा? जी नहीं, वो आपकी गलती ढूंढकर आपको रिप्लेस करने का मौका ढूंढेगा, क्योंकि आपने उसे यह एहसास दिला दिया कि शायद आप उससे ज्यादा काबिल हो और आप उसके लिए खतरा बन सकते हो या उसकी इंसल्ट कर सकते हो। इसलिए अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश कभी ना करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लैडर के टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लैडर की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो उसे सुपीरियरिटी का मजा लेने दो, तभी आप फायदे में रहोगे। ये आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों से यही होता आया है। जो लोग पावर में हैं, अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हो तो उन्हें आपका मास्टर बने रहने दो, ताकि उन्हें लगता रहे कि वो आपसे बेहतर है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आपके मास्टर को तलवार बने रहने दो और आप एक मीठी छुरी की तरह अपना काम निकलवाते रहो। नंबर 8, मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। आप मानो या ना मानो, दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने चाहे किसी का कितना भी अच्छा क्यों न किया हो, लेकिन फिर जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो लोग ना कह देते हैं। तो जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो ये ना सोचो कि इस पर तो मैंने इतने एहसान किए हैं या ये तो अपना है, मना नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट उसके सामने रखो जिसमें उसका और आपका दोनों का फायदा हो। तभी आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका काम पूरा होगा और सही होगा। अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप अपने आईटी फ्रेंड से हेल्प मांगोगे तो वो तभी हेल्प करेगा जब वो फ्री होगा, लेकिन अगर आप किसी को पे करके वही काम करवाओगे तो आपका काम उसकी प्रायोरिटी होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हो तो उसे करवाने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लो, इमोशंस, काइंडनेस या ग्रेटिट्यूड का सहारा मत लो। नंबर 9, खुद पर भरोसा रखो। साइकोलॉजिकल पावर केवल दूसरों के साथ अपने रिलेशन को समझने से नहीं आती, बल्कि आपका खुद के साथ भी एक स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। बस छोटे छोटे फेलियर से डरकर अपना रास्ता बदलते रहते हैं। खुद के बारे में आपका क्लियर व्यू होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हो उसमें मुश्किलें, फेलियर्स और सेटबैक आएंगे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपको बस हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है ताकि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़े। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनलकी एंड द अनहैप्पी। इंग्लिश में एक बड़ी पुरानी कहावत है, यू कुड डाई फ्रॉम समवन एल्सेज माइजरी, यानी आप किसी और के दुख से मर सकते हो। हमारा इमोशनल सेटअप कुछ ऐसा ही है कि हमारी जैसी संगत होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। इमोशनल स्टेट किसी बीमारी की तरह इन्फेक्शियस होता है। आपको लगेगा कि आप बेचारे की मदद कर रहे हो, उसके दुख का साथी बन रहे हो, लेकिन असल में आप खुद के लिए मुसीबत पाल रहे हो। अगर आप किसी ऐसे का साथ चुनते हो जो दुखी है तो उसे खुश करने के चक्कर में आप खुद कब खुश रहना भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेट लोग मिसफॉर्चून अपने साथ लेकर चलते हैं और वो अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको भी अनलकी बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आसपास खुश, सेटिस्फाइड और पॉजिटिव लोगों को रखो। नंबर 11, आदमी देखकर व्यवहार करो। क्या आप अपने बॉस से बात मनवाने के लिए और अपने जूनियर से अपनी बात मनवाने के लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हो? क्या आपको लगता है कि घर में आपकी चलती है तो ऑफिस में भी आपकी चलेगी? ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ प्यार से मानते हैं, कुछ डर से, कुछ लालच से। कुल मिलाकर रॉबर्ट ग्रीन ये कहना चाहते हैं कि आपको आदमी देखकर व्यवहार करना आना चाहिए। अपने रिश्तों को, पावर को और पोजीशन को बचाने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों को समझना आना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन खासतौर पर यह बात कहते हैं कि जो लोग फीलिंग्स हर्ट होने पर बदला लेने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए और अननेसेसरी पंगे नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने से आप बिना बात के दुश्मन पाल लोगे, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी बात कब उसे बुरी लग जाए और ना जाने किस पॉइंट पर आपको वो नुकसान पहुंचा दे। नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। आप कितने स्मार्ट हो? क्या आप इतने स्मार्ट हो कि आप जानबूझकर बेवकूफ बन सको? वो कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अगर आपका सामना किसी बेवकूफ से पड़ा है लेकिन उसके पास आपका काम निकलवाने की पावर है, तो उसे अपनी स्मार्टनेस दिखाने के बजाय ये समझने दो कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है और देखो आपका काम कैसे स्मूथली हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने इनकॉम्पिटेंट एक्ट करोगे तो वो आपको हल्के में लेने लगेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जैसे ही आपने अपने सामने वाले को यकीन दिला दिया कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वैसे ही आपकी जीत पक्की है। नंबर 13, कैलकुलेटेड वैल्यू। वैसे तो आपको खर्चे सोच समझ कर करने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं कि आप अपनी सारी दौलत भी उस पर लुटा दो तो कम है।
ऐसी एक चीज है नाम और रेपुटेशन। इतना बड़ा शेयर मार्केट, बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी, सब रेपुटेशन का खेल है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत और कामयाबी अननोटिस्ड चले जाएगी और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप पर भरोसा नहीं करेगा। वहीं अगर आपकी रेपुटेशन है तो लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे। किसी लोकल शॉप की 500 की टी शर्ट भी आपको महंगी लगती है और आप डिस्काउंट ढूंढते हो, वहीं लेविस की टी शर्ट के लिए आप 2000 भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे क्योंकि उस ब्रांड का मार्केट में नाम है। तो पहले अपना नाम बनाओ, पैसे तो खुद ब खुद बन जाएंगे। नंबर 14, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन। कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। रॉबर्ट ग्रीन इसे एक कदम और आगे लेकर गए। वो कहते हैं कि आप खुद को ऐसा ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपको करें। अगर आप रूम में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे तो लोग आपकी गलत बात को भी सही मान लेंगे। वहीं अगर आप सही होते हुए भी नर्वस रहोगे तो लोग आपकी बात सुनने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए इस तरह से काम करो जैसे आप कोई किंग या क्वीन हो। आपके हर एक्शन में रॉयल्टी झलकनी चाहिए। ऐसे में जो भी आपसे मिलेगा आपसे उसी अदब के साथ पेश आएगा। आमतौर पर हम सिंपल और डाउन टू अर्थ रहने की बात करते हैं, लेकिन कई बार इस चक्कर में हम इतना झुक जाते हैं कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये वीडियो इसलिए अपने आप को सिंपल नहीं बल्कि रॉयल बनाओ। नंबर 15, अवॉइड स्टेपिंग इन ग्रेट मेन्स शूज। आपका बॉस आपका मेंटर था, ऑफिस में सब उसे मानते थे, उसने कई मुश्किल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए थे। आज फाइनली वो रिटायर हो गया और आपको वो कुर्सी मिल गई जहां आप बरसों से बैठना चाहते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्या होगा? आपको हर बात में अपने बॉस से कंपेयर किया जाएगा। खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना आपको कोई याद नहीं रखेगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान के बाद कुर्सी पर बैठते हो जिसने बहुत से फेलियर का सामना किया तो आपकी थोड़ी सी भी अचीवमेंट बहुत ज्यादा शाइन करती है। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कौन जानता है? हो सकता है कि वो सब भी एक महान राजा रहे हों, लेकिन उनके पिता एक लेजेंड थे जिनकी कहानियों के पीछे उनके बच्चों की सक्सेस छुप गई। इसलिए अगर आप कम मेहनत में ज्यादा शाइन करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस चूज करो जहां कंपटीशन कम हो, ताकि आप किसी ग्रेट मैन के शूज में पैर रखने से बच जाओ। नंबर 16, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, इसका इस्तेमाल करो। किसी को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका पता है आपको? उसे गुस्सा दिलाना। गुस्से में अक्सर इंसान अपने सोचने समझने की ताकत खो देता है, उसके एक्शंस इंपल्सिव हो जाते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो आपको लाइफ में इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी ने भी ये अंदाजा लगा लिया, उसे ये पता चल गया कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है, तो बड़ी आसानी से वो आपकी नब्ज पकड़ लेंगे और आपको गुस्सा दिलाकर आपका ध्यान भटका देंगे, आपको कमजोर कर देंगे। इसलिए गुस्से जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन को अपने सक्सेस के रास्ते में मत आने दो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो भी गुस्सा जाहिर करने की जगह शांति से काम लो और समय आने पर उसे अपने तरीके से जवाब दो। तो दोस्तों, ये तो साइकोलॉजिकल पावर पाने के 16 ऐसे लॉज जिनसे हर सिचुएशन में जीत आपकी होगी। इनमें से कई शायद आपको थोड़े अजीब और ब्रूटल लगे, लेकिन सच यही है। चाहे आप एक अच्छा बदलाव लाना चाहते हो या बुरा, उसके लिए जरूरी है कि पावर आपके हाथ में हो। आप दुनिया की मदद तभी कर सकते हो जब आप खुद की मदद करने के काबिल हो। इसलिए पहले पावर को अपने हाथ में लो, फिर दूसरों का भला करने की सोचो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की, तो इसे प्लीज लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना। मैं आपको एक बायोग्राफी सजेस्ट करना चाहता हूँ, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन बाय RM लाला। 1.5 घंटे की ये बायोग्राफी आप ये बुक ऐप पर सुन सकते हो। इसमें आप देखोगे JRD टाटा कैसे लोगों से मिलते थे, वो कैसे अपना काम करवाते थे, कैसे उनकी जिंदगी थी। JRD टाटा समाज के ऐसे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक थे जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के हमेशा समाज का भला सोचा और उसके लिए उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखी। इस महान हस्ती ने हमेशा पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। उन्होंने अपने विजन, नॉलेज, कड़ी मेहनत और हौसले से भारत में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और देश को बहुत सी फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के गौरवशाली इतिहास में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे महान लोगों के बारे में हर भारतवासी को जरूर जानना चाहिए और देश के लिए किए गए उनके शानदार और यादगार कामों पर गर्व करना चाहिए। तो ये बुक ऐप पर यह बायोग्राफी सुनना बिल्कुल मत भूलना। मैं देख रहा हूँ कुछ और ऐप्स हैं जो कि 1000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहां पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है और हर क्लिक पर वहां एड्स आते हैं। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं, जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएं। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है।
कोई नहीं है बताने वाला, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है। देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा ये कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। यह बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो सभी प्रीमियम यूजर्स को दिल से थैंक यू। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो। इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे, और हम डेली एक न्यू बुक समरी प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। 100 साल की नालायक जिंदगी से 3 साल की एडवेंचरस जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार। कुत्ता बैठा हुआ था एक जगह पे और रोए जा रहा था। उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था, तो कुत्ता रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहां पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि ये कुत्ता रोता क्यों रहता है। कहता है वो जहां पर बैठा है ना, उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो वो कुत्ता उठता क्यों नहीं है। कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा एक्शन ले। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चुभ रही है जिंदगी थोड़ी बहुत, कट रही है। 1914 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बरसों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया, और उसने, डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको ले जा। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते। साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ, और 15 अप्रैल 2014 की रात को रास्ते में वो जहाज डूब गया। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ मिलेगा। वो मिल जाए तो पांव धो धो के पिए, साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे। लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली। बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता, ये अंदर से ही रहता है। कभी ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं।
वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं एयरटेल में था मतलब अब मैं आइडिया में आ गया, फिर मैं आइडिया भी छोड़ दिया, अब मैं वोडाफोन में आ गया। अरे सूजन आ जाएगी, एक जगह चला जा, कहीं शांति से क्यों रो रहा है। जिंदगी को मल्टीटास्किंग कर करके एक जगह अपना जीवन पूरे प्राणों से लगा दे भैया। मल्टीटास्किंग एक विचारवाद की अपोजिट है। बार बार इस बात का कब तक रोना रहोगे, नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अब एक गधे नहीं आता तो सीख। नहीं आता कि रट से पैसे नहीं आते यार। हर एक स्किल आपकी लाइफ में आपकी अर्निंग को बहुत बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सीखी हुई स्किल आपकी अर्निंग को एनहांस कर देती है, कोई भी स्किल हो। जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। यस नो नो, चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लानी चाहिए, बढ़िया चादर लानी चाहिए, डबल बेडशीट लानी चाहिए। सारा लफड़ा यही है, यही दिक्कत है। उतनी चादर में पैर सिकुड़ के रहते रहना जिंदगी भर, वही रहेंगे। हाँ, अगर उसी चादर में रहे ना, एक दिन उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओगे, तुम्हें दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। आज ही चादर बदल लो। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे हो लिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे हो लिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। जब भी आपके साथ कोई एक्टिविटी हो, मिसहैपनिंग हो, परेशान हो, किसी भी ABCD रीजन से, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए उस परेशानी में से आपको बाहर निकालने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली में कि आपकी जिंदगी कहां जाएगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपको सुई लगाएगा और आप फट जाओगे। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं।
अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर वहां पावर पॉइंट है, स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 3 पॉइंट प्लेन स्विच लगा हुआ है, साथ में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अरबपति हैं कि गरीब, उसको फर्क नहीं पड़ता आप मुकेश अंबानी हैं या एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उसका एक ही धर्म है, जो अंदर घुसे ठोको। जिसकी उंगली अंदर जाए अपने धर्म का पालन करो, उसको करंट एथिक्स अपने धर्म का पालन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर है, किस क्या सम्मान है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, आप अनएथिकल हुए वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। 90% से ज्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। कि जिस व्यक्ति से अब तक आपकी एक बार डील हो गई तो घर पे जाके खूंटी तान के सो मत, इमीडिएट उससे एक नाम ले, फिर उससे डील हो जाएगी। जैसे ही मैं किसी जानकार के पास पहुंचता हूं ना तो मैं एक स्विच दबाता हूं, क्योंकि जो आपको डायरेक्ट जानता है ना, आप उसके लिए आलू चालू हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। आपको ये पता ही नहीं है कि जब जब गहराई में जाते जाओगे रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, मानवता अपने सिद्धांतों की तरफ बढ़ती जाएगी, और जो 20वां आदमी आपके पास आएगा ना, वो निखालिस आपकी आत्मा से इस व्यापार का ही सौदा करेगा, और कोई पिछड़े पचड़ों की मतलब नहीं है, पिछले इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेप्थ में जाओ, हीरे मोती वहीं मिलेंगे, अच्छे लीडर मिलेंगे और अच्छे ग्राहक मिलेंगे। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है, यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो, ताजे काहे को लगाया रे, बोला ताजे हटा दो। एक और आए, हुजूर महाराज फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो, बोला फल बेच रहे हो, तो बोले फल हटा दो, बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है, उसने बोला सब हटा देता हूं। बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रे पे, काय क्यों नहीं लिखता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो
जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं। महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको यह भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग, विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोजशाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी
जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। और क्या संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम ना जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंदर किसी का कोई डर ही ना हो, सामने कोई भी आ जाए, कितने भी आ जाए, कोई फर्क ही ना पड़े, ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है किसी ऐसे सर्कल में चले जाओ जहां पर के बोलते नहीं अंधों में काना राजा, वहां भी बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। सही बता रहा हूं आपको कि मतलब अगर एक बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोलो। तो कमाल की बात है ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक। उनको समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, और लोग इसका फायदा उठाते हैं। जिस दिन से आप काम करना शुरू करते हैं वही दिन शुभ होता है। दूसरा, यदि आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी कीमत घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। तीसरी बात, आपकी खाली जेब एक शिक्षक के तौर पर आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और आपकी भरी जेब आपको जीवन में बहुत सारे शिष्य दिलाती है। चौथा, जीवन में सभी को खुश करना तराजू में मेंढक तोलने के समान होता है। आप एक को संभालने जाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। और पांचवा, मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि आप समझदार लोगों से डांट सुन ले। ध्यान रखना, ज्यादा काम करने वाला आदमी कोई ज्यादा महान नहीं है। आप ये देख रहे हो, एक पान बेचने वाला आदमी अगर पान की दुनिया में एक विचारवाद डाले तो दुनिया उसे मुच्छड़ पान वाला कहते हैं। 16,000 रुपए तक का पान बिकता है मुंबई की नेपेंसी रोड पे। सिर्फ पान की दुकान से दुनिया को हिला दिया। मुच्छड़ पान वाले ने वेबसाइट पे पान ऑर्डर होता है,
एक विचारवाद अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक ले जा, लेकिन मल्टीटास्किंग है ना, इसको अपोजिट लेके जाती है, इसमें विरोध करती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को, अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना, तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं। और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहे हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। खुद की नजर में गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे होलिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे होलिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है,
भिख मंगों की तरह सबके हाथ ऐसे है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी, जो आप डिजर्व करते हो। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट यू एक्चुअली डिजर्व इट। इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो। नहीं होता तो इसके लिए वो इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं, और ऐसा करने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है तुम्हारी इंसल्ट करके तुम्हें डीमोटिवेट करना। देखो दोस्तों, ऐसे लोगों को रोकना और उन्हें जवाब देना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने ऊपर विश्वास और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बना रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 ऐसे तरीके जिससे आप ऐसे लोगों के इरादों को पूरा होने से रोक सकते हो और इंसल्ट करने वाले को करारा जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट एक्सप्रेस योर एंगर। दोस्तों, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना बाकी की टिप्स और ट्रिक्स किसी काम की नहीं। दोस्तों, होता यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी की इंसल्ट करता है तो ज़्यादातर लोग जवाब में गुस्सा करते हैं, लेकिन दोस्तों यह अपनी इंसल्ट का सबसे वीकेस्ट यानी सबसे खराब रिस्पॉन्स है, क्योंकि सामने वाला चाहता ही यही है कि आप गुस्सा करो, वह चाहता ही है कि आपको बुरा लगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह आप अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और गुस्से से रिस्पॉन्ड करने से सामने वाले को और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि आप गुस्सा करो और दुखी हो जाओ। यदि आपने ऐसा कर दिया तो यह जानकर वो बहुत खुश हो जाएगा कि आप उसके लेवल पर आ गए हो, या आपके इमोशंस का कंट्रोल अब उसके हाथ में है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करनी है। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करना है। आगे क्या करना है इसके लिए जानते हैं बाकी के स्टेप्स। नंबर 2, यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, इंसल्ट का जवाब तो आपको देना ही देना है, चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा या आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी इंसान ने आपकी इंसल्ट की, आप चुप रहे और उसके कुछ समय बाद आपको रिग्रेट या अफसोस होता है कि काश मैंने उस टाइम जवाब दे दिया होता या सामने से कुछ बोल दिया होता। इसीलिए जवाब तो देना ही है, लेकिन अपने ह्यूमर से, ना कि गुस्से से। ह्यूमर वे में रिस्पॉन्ड करना अपनी इंसल्ट का जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी किसी ने आपकी ड्रेसिंग सेंस पर आपका मजाक बनाया है? वैसे ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा। मान लेते हैं कि कोई इंसान आपकी इंसल्ट करने के इरादे से आपसे ये बोले कि क्या ड्रेसिंग सेंस है भाई, इसमें अपना भाई बिल्कुल सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। तो आप उसे रिप्लाई में गुस्सा होने के बजाय ये कहें कि भाई यार, मुझे सच में ड्रेसिंग सेंस तुझसे ही सीखनी है, इसीलिए तू जल्दी से अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर ताकि मैं तुझसे कुछ सीख सकूं। और इसी तरह आपको अपनी इंसल्ट वापस लौटानी आनी चाहिए, ना कि उसे एक्सेप्ट करके गुस्से से रिएक्ट करना। नंबर 3, द वाइजेस्ट रेस्पॉन्स। दोस्तों, अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या करें, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी इंसल्ट करे जिसे हम जानते ही नहीं है, इस सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों, यदि इनकेस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है और कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है या आपकी इंसल्ट करता है, तो आपको उस वक्त उसे रिप्लाई में एक सिंपल थैंक यू कहना है। भले ही आपको अंदर से गुस्सा आ रहा हो, आप बस एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह एक हल्की स्माइल पास करते हुए उसे थैंक यू कहें। इससे होगा ये कि उस व्यक्ति को यह मैसेज जाएगा कि आपकी लाइफ में उसके और उसके ओपिनियन के लिए कोई जगह नहीं है, और इससे आप देखोगे कि वह चुप हो जाएगा और आगे नहीं बोलेगा। सेकंड केस, यदि आपकी इंसल्ट या अपमान कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप जानते ही नहीं हो या जिसे पहली बार मिले हो, तो इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहें। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता जाता है। बस आपको भी ऐसे लोगों को इसी तरह से ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, हर यूट्यूब क्रिएटर को अपने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में नेगेटिव या हेटफुल कमेंट्स भी आते हैं, और यदि सभी क्रिएटर्स उन बातों को दिल पर लेकर उनको रिप्लाई करने में लग जाएंगे तो उनको आपके लिए वीडियोस बनाने का टाइम कहाँ से मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। ओम इग्नोराय नमः। नंबर 4, एक्सेप्ट द पॉजिटिव पोर्शन। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमसे आकर हमारे भले के लिए या हमारे अच्छे के लिए कुछ हमें हमारी कमियां बताकर हमें कोई फीडबैक देते हैं, तो हम नाराज हो जाते हैं और सामने वाले के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को हम अपने आप को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
बजाय गुस्सा होकर ओवर रिएक्ट करने के या दुखी होने के। तो जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे या आपकी कमियां बताए तो आप नेगेटिव रिस्पॉन्ड करने के बजाय उस वक्त कुछ देर के लिए सोचें कि कहीं मेरे अंदर सच में ये कमी तो नहीं है, यदि है तो मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए और सामने वाले को थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने मेरा ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक इंटेलिजेंट पर्सन की। इसीलिए यदि कोई आपका अपना आपके अच्छे के लिए आपसे कुछ कहे तो उसे लेकर बैठे मत रहें और नाराज ना होकर उसकी पॉजिटिव साइड को देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी इंसल्ट या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उनसे बिहेव करें या उनको जवाब दें।